students, welcome to the fourth lecture of the chapter Sphere. I hope कि आप इसके पहले के 3 lectures आपने अच्छी तरह से go through हुए होंगे और जो भी questions हमने किए हैं न केवल वो बल्कि उससे मिलते जुलते और भी questions आपने किए होंगे, ठीक है। तो रेगुलर स्टडी इज वेरी मस्ट, अदरवाइज अगर आप एक भी लेक्चर बीच का मिस कर देते हैं तो आपको आगे लेक्चर समझने में दिक्कत आएगी। तो आज देखिए, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है यहाँ पर करने के लिए। इसके पहले कि हम इस क्वेश्चन को रीड करें, हम इस क्वेश्चंस में यूज होने वाले जो भी हमारे पुराने कंसेप्ट्स हैं, पुराने फॉर्मूलेज हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अब एक तो बेसिक कंसेप्ट तो वही पेज है जो कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ये भी मैंने वापस से यहाँ पर डाल दिया है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया हो तो वो इसको एक बार वापस देख ले, ठीक है। फिर आप देखिए, आज हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। ये जो भी बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सब हमारे 12th क्लास के कंसेप्ट हैं। 12th क्लास में आपने पढ़े होंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे आपको यहाँ एक प्लेन दिख रहा होगा। ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर एक पॉइंट आपको x1, y1, z1 दिख रहा है। We can also say that this plane is passing through a point x1, y1, z1 and this is a fixed point. तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है कि इक्वेशन of the plane passing through the fixed point x1, y1, z1। मतलब अगर एक, इधर देखिए डायग्राम में, कि अगर एक फिक्स बिंदु x1, y1, z1 है तो उससे गुजरने वाले एक समतल की समीकरण, ये देखिए, ये इस तरह से लिखी जाती है: a इंटू x माइनस x1, b इंटू y माइनस y1, c इंटू z माइनस z1। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि वो जो पॉइंट है जिससे प्लेन पास हो रहा है वो एक्स वाई जेड से क्रमशः उसको हम माइनस करते हैं और फिर इन तीनों ब्रैकेट्स के आगे आपको 3 नंबर्स ए बी सी, इसको हम नंबर्स बोलें या कोफिशिएंट्स बोलें। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। ये जो ए बी सी होते हैं, जो कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, इनका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ये हमको डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। हिंदी में समतल के अभिलंब के द्विक अनुपात। क्या मतलब हुआ इसका? आप इधर देखिए डायग्राम में वापस, ये एक समतल है, प्लेन, जो कि एक फिक्स पॉइंट x1, y1, z1 से पास हो रहा है। ओके, अब आप एज्यूम कीजिए इसके किसी भी पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया हमने? इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देखिए, अब इधर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर इस तरह से बना रहे हैं। ये एक लंब है, दिस रिप्रेजेंट्स ए परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, ठीक है। इस परपेंडिकुलर के मान लीजिए डायरेक्शन रेशियोज। अब आपको डायरेक्शन रेशियोज का आइडिया होना चाहिए, द्विक अनुपात जो कि आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके द्विक अनुपात, वैसे मैं आपको अभी द्विक अनुपात का एक डेफिनेशन तो नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा निकालने का। जैसे पर चलिए आप इधर देख लीजिए, पहले नंबर 2 पे यहां पर आपको एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है ए बी। लाइन सेगमेंट हम किसको बोलते हैं? जिसके की 2 एंड पॉइंट फिक्स है, ठीक है। तो इसके एंड पॉइंट से ए और बी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट जिसके कि हमको एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो अगर मुझे उसके द्विक अनुपात लिखने हैं, then the method to write direction ratios is, हम क्रमशः x माइनस x, y माइनस y और z माइनस z करते हैं। x माइनस x का मतलब हम इन एंड पॉइंट्स के x निर्देशांक को घटाते हैं। अब अगर मैंने एक बार मान लीजिए b के x में से a का x घटाया, तो वही ऑर्डर मुझे y और z में रखना पड़ेगा। तो दिस इज द वे to write the direction ratios of any line segment. Okay, अब आप देखिए वापस इस नंबर 1 वाले बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं कि ये जो मेरा एक परपेंडिकुलर है प्लेन पर,
मतलब ये जो येलो लाइन है ये समतल पर लंब है, इसके अगर डायरेक्शन रेशियोज एबीसी हैं तो वो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की जगह यूज होंगे. In reverse way, we can also say that कि the coefficients of x, y, z in the equation of any plane, the coefficient of x, y, z represents the direction ratios of the normal to the plane. ठीक है, तो आप देखिए ये आपको, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी. फिर आप देखिए हम एक नंबर थर्ड फॉर्मूला या बेसिक कंसेप्ट्स पे आते हैं. इस नंबर थर्ड फिगर में आपको एक प्लेन दिख रहा है. ओके, दिस इज द प्लेन, और इसमें आपको एक बाहर एक पॉइंट दिख रहा है ओरिजिन. दिस प्लेन लाइज आउटसाइड द प्लेन, दिस इज ओरिजिन ओ. अब हमने क्या किया, ओ से हमने इधर देखिए एक डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है. ये लाइन ओ से स्टार्ट होकर जाकर प्लेन पर मीट होती है, मिलती है एम पॉइंट पर, इन सच ए वे कि ये जो ओ एम लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ये अब यहाँ पर साइन देखिए, ये साइन हम कब लगाते हैं, ये वाला इस तरह का साइन जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो. तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल किसके बिटवीन बन रहा है, बिटवीन OM एंड दिस प्लेन, दिस इज 90 डिग्री. तो इन अदर वर्ड्स OM इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन. ठीक है, अब आप जल्दी से ये बेसिक कंसेप्ट 2 वाला यहाँ पर हम अप्लाई करके इस OM के अगर मैं डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहूं, मैंने अभी आपको क्या समझाया, कैसे लिखते हैं हम, घटा के, मतलब सब्ट्रैक्टिंग द x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स. तो आप देखिए यहाँ पर इसके द्विक अनुपात क्या आ गए, अल्फा -0, बीटा -0 एंड गामा -0. ठीक है, इट मींस ये यहाँ लिखे, देखिए ब्रैकेट में OM समतल पर लंब के द्विक अनुपात. अब बेसिक कंसेप्ट 1 ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी प्लेन पर, उसके द्विक अनुपात एक्चुअली उस समतल की इक्वेशन में कहां आते हैं, ये आते हैं हमारे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की जगह. इसका मतलब अगर मैं इस समतल की इक्वेशन को लिखना चाहूं तो मुझे ऊपर बेसिक कंसेप्ट 1 और 2 दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा. बेसिक कंसेप्ट 1 के अनुसार ये समतल एक फिक्स पॉइंट M से पास हो रहा है, तो वो पॉइंट यहाँ एक्स वाई जेड से घटेगा. देखिए अब एक्स वाई जेड से मैंने क्या घटा रहा हूँ, पॉइंट. और फिर इसके आगे जो मैं ABC लिख रहा हूँ ये क्या होने चाहिए, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज अल्फा बीटा गामा. तो ये जो मैंने एक लाइन लिखी है, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, बीटा इंटू वाई माइनस बीटा प्लस गामा इंटू जेड माइनस गामा इक्वल्स टू 0, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस प्लेन की इक्वेशन को. तो अब आप याद कीजिए या इसको दिमाग में बिठाइए कि अगर किसी प्लेन के लिए मुझे केवल एक डाटा पता है, आई नो ओनली वन डाटा, एंड विच इज द डाटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द प्लेन. अगर ये डाटा मुझे पता है देन आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन यूजिंग दैट ओनली वन डाटा. ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. इसी कंसेप्ट्स को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं हम हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमने लेक्चर नंबर 4 में, ये देखिए अब स्टार्ट किया है यहाँ पर लेक्चर नंबर 4. ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन कि देखिए मैं इसको रीड करता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने. ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस r passes through the origin and cuts the axis in ABC. तो अगर आप कंटिन्यूअस मेरे पिछले लेक्चर्स को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये फिगर भी समझ में आ गया जाएगा. ठीक है, कि ये एक स्फीयर है जो कि O से पास हो रहा है. ठीक है, कैसे पास हो रहा है मैं आपको समझा चुका हूं, और एक्सिस को ABC पे कट कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात जो हम लेक्चर नंबर 3 में इसी से रिलेटेड समझ चुके हैं कि ये एक वेरिएबल स्फीयर है. इसको आप एज्यूम कीजिए दिस इज वेरिएबल स्फीयर. मतलब कैसे वेरिएबल स्फीयर है, in its each position, ये O से तो पास हो रहा है, but the points ABC in each position are different. यानी इस स्फीयर की जो अलग अलग डिफरेंट पोजीशन है, स्फीयर को हम कॉल एक ही तरह से रहे हैं OABC, but in each position ABC points are different.
ठीक है, कभी ये स्फीयर थोड़ा चेंज हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो इन ईच पोजीशन ABC पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन इन ईच पोजीशन इस स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है, जो कि यहाँ में लिखा है स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस r। ठीक है, ये वाली एक्चुअली बात तो वही है जो हमने कल वाले लेक्चर में की थी। अब नई बात यहाँ पर क्या हो रही है, हमें लोकस यहाँ पर फाइंड करना है किसका, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O टू द प्लेन ABC। मतलब हिंदी में देखिए आप, O से समतल ABC पर खींचे गए लंब के बाद। तो अब आपको यहाँ पर एक बात दिमाग में विजुअलाइज करनी पड़ेगी। देखिए आप, दिस इज द प्लेन ABC जो आपको रेड इंक में दिख रहा है, और रादर कहना चाहिए दिस इज द वेरिएबल प्लेन, क्योंकि मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं कि पॉइंट्स ABC आर वेरिएबल पॉइंट्स। तो ये उन वेरिएबल प्लेन्स की कोई एक पोजीशन है ना। इस पोजीशन में हमने क्या किया, O से हमने इस प्लेन पर एक लंब डाला OM। बिल्कुल उसी तरह की बात है जो हमने अभी बेसिक कंसेप्ट 3 में समझी है। तो अब आप इसको विजुअलाइज कीजिए। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये OM और प्लेन सब एक ही पेपर में है, जबकि ऐसा नहीं है। मेन बात समझने की सिर्फ यही है कि ये जो प्लेन ABC है ना, जो वेरिएबल प्लेन है, देखिए अब इधर द प्लेन ABC विच इज वेरिएबल प्लेन, ये प्लेन ABC ये स्लांटिंग है, मतलब ये स्पेस में खड़ा है, एक्सिस को मिल रहा है, और स्लांटिंग है मतलब ये, ओके, तीनों एक्सिस को एक एक पॉइंट पे मिल रहा है। और फिर O से जो हम इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसको विजुअलाइज कीजिए कि ये परपेंडिकुलर भी स्पेस में है। दिस प्लेन एज वेल एज दिस परपेंडिकुलर बोथ लाइज इन द स्पेस। ठीक है, अब हमको यहाँ पर M पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको लोकस का कंसेप्ट समझाया है कि जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना होता है, हम उसको सबसे पहले एज्यूम करते हैं। तो देखिए, आई हैव अज्यूम M पॉइंट टू बी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब M पॉइंट जो कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको जानता हूं, जानता यहाँ किस सेंस में हूं कि मैंने इसको अज्यूम किया है, देन आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। यही हमने अभी समझा है बेसिक कंसेप्ट्स में। और क्या थी वो इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए आप, अभी भी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन की है, या वापस से मैं आपको इसको हाईलाइट करके बता रहा हूं। ये देखिए आप इधर, ये इक्वेशन थी, याद आ गई आपको बेसिक कंसेप्ट 3 में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर रीराइट करके, सिंप्लीफाई करके रीराइट कर लिया। ओके, और फिर हमने यहाँ पर वापस से क्वेश्चन को रीड किया। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन अब हमारा कौन सा प्लेन की इक्वेशन निकली, ABC की। अब हम इस प्लेन की इक्वेशन से पॉइंट्स ABC लिख लेंगे। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि आई नो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एंड आफ्टर knowing equation of the plane, I want to write the coordinates of the points at which this plane meets the axis। मतलब अगर ये प्लेन अक्षों को 3 पॉइंट्स पे काट रहा है, तो उन पॉइंट्स के निर्देशांक हमको लिखने हैं। तो देखिए आप, पॉइंट A, देखिए अब इधर ये पॉइंट A कौन है, जहां पर कि ये प्लेन नंबर 1 एक्स एक्सिस को काटता है। तो एक्स एक्सिस से इसका अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो मैं इसमें y और z को 0 पुट कर दूंगा। तो व्हेन आई पुट y एंड z टू बी 0 इन दिस इक्वेशन, व्हाट आई गेट फॉर x, आई गेट x इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डिवाइड बाय दिस अल्फा। देखिए अब इधर ये आपके पॉइंट आ गया A। सिमिलरली B पॉइंट कौन है, जहां पर की स्फीयर नंबर 1 y एक्सिस को काटता है, और C पॉइंट कौन सा है, जहां पर स्फीयर z एक्सिस को काटता है। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स ABC यहां पर लिखे, ध्यान से देखिए इस फिगर में, मैंने M पॉइंट को पहले एज्यूम करके इस प्लेन की इक्वेशन को लिखा, और फिर प्लेन की इक्वेशन से मैंने ये ABC पॉइंट लिख लिए। तो जब मैंने ये ABC पॉइंट लिख लिए, देन आई एम नाउ इज इन पोजीशन to write the equation of sphere OABC। तो अब मैं यहां पर इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख रहा हूं। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखने के लिए मैंने क्या कंसेप्ट लगाया है, मैंने कंसेप्ट वही लगाया जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इधर देखिए, उसको मैंने यहां पर लिखा भी है ब्रैकेट में
कि अगर मेरे पास एक स्फीयर है जो कि 4 बिंदुओं से गुजरता है, फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन, सेकेंड पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और इसको मैंने यहाँ एज्यूम किया है सपोज F00, then third point is the point on y-axis and fourth point is the point on z-axis, then equation of the sphere is this. ये आपको याद आ गया होगा, वहां पर मैंने यहाँ पर ABC लिखे थे FGH की जगह, यहाँ पर ABC मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहे। तो अब आप इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे देखिए आप, ये पॉइंट, ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये F की जगह आ गई, ये वैल्यू G की जगह आ गई और ये वैल्यू मेरी H की जगह आ गई। ठीक है, आप बातों को कनेक्ट कीजिए। तो अगर ये पॉइंट F00, ये 0G0 और ये 00H हो गया एंड फोर्थ पॉइंट इज O, देन यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दिस इन दिस वे। इसको मैंने नंबर 2 डाला। अब जब मुझे स्फीयर OABC मिल गया, रिमेंबर अगेन एंड अगेन, ये जैसा कि प्लेन हमारा ABC वेरिएबल था तो ये स्फीयर भी वेरिएबल है। तो जब ये स्फीयर मुझे मिल गया तो अब मैंने इस स्फीयर की रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो देखिए मैंने इससे अगर मुझे u चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 का डिवाइड लगा के साइन चेंज करना पड़ेगा। ये आपको पता है u कैसे लिखते हैं हम, ये जो टर्म है इट इज 2ux, तो 2ux से मैंने u लिख लिया, फिर u का स्क्वायर, सिमिलरली v स्क्वायर यहाँ से, सिमिलर w स्क्वायर यहाँ से, और d मेरा 0 है। तो ये मैंने एक्चुअली क्या अप्लाई किया, फॉर्मूला ऑफ रेडियस, और इसको मैंने इक्वल किसके किया, r के, बिकॉज रेडियस इज गिवन टू बी कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू r। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें जस्ट इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, हमें सिंपल यहाँ पर गणित अप्लाई करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कॉमन क्या लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4, और फिर यहाँ से 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर 1 बाई गामा स्क्वायर, ये आ गया। आई होप ये मैथमेटिक्स तो आपको समझ में आ रही होगी। फिर मैंने यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को नेगेटिव पावर बना के लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन हमें इसी तरह से डिमांड कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पर दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दिया, ये लिखा है मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। फिर मैंने इस 4 को मैंने यहाँ राइट साइड ले गया मैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया बताइए, मैंने यहाँ पर लोकस के लिए क्या करते हैं हम लास्ट में, जिस पॉइंट का हमें लोकस अप्लाई करना होता है हम उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करते हैं। फिर उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कोई वेरिएबल चीज तो नहीं है, कोई चेंजिंग पैरामीटर्स तो नहीं है। तो आप देखिए ये जो मेरी पर्टिकुलर कंडीशन जो मैंने अप्लाई करके यहाँ लिखी है, इसमें अल्फा बीटा गामा और r प्रेजेंट है, r कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गामा का हमें लोकस फाइंड करना है, इसके अलावा इसमें कोई चेंजिंग पैरामीटर नहीं है। तो आई एम इन नाउ इन पोजिशन टू राइट द लोकस ऑफ द पॉइंट m। तो मैंने क्या किया लोकस लिखने के लिए बताइए, आई हैव रिप्लेस्ड अल्फा बीटा गामा बाई x y and z respectively in this equation। जैसे ही मैंने इसको ये किया मुझे वो लोकस फाइंड हो गया जो मुझे प्रूव करना था, क्वेश्चन में गिवन है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है हैंस प्रूव्ड। जो बात क्वेश्चन में गिवन होती है और जब हम उसको लेके आ जाते हैं, देखिए अब इधर, तो हम उसको क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड, मतलब दिस वे। ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मुझे मिल गई, देखिए अब इधर देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन जैसी मुझे मिल गई तो मैंने आई हैव रिटन हियर हैंस प्रूव्ड, तो मेरा काम हो गया। ठीक है, जस्ट ए मिनट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर। अब हम इसी के ऊपर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आप सेल्फ ट्राई करना, मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।